नमस्कार, मैं हूं रमन मुंगाई। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल से पहले सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर किसी की नजर सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार से पहले सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट। तो राजस्थान कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि लगभग थोड़ी ही देर के बाद सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो विस्तार से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट। तो लगातार राजस्थान में दोनों ही नेता गहलोत और सचिन पायलट दो बड़े नाम और खींचतान की खबरें आती रहती थी। तो कैबिनेट विस्तार से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी मायने रखती है। देखना होगा कि सचिन पायलट क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इस बार जो कैबिनेट बनी है उसमें उनके खेमे से भी लोगों को शामिल किया गया है। उनमें वैसे लोग भी शामिल हैं जो विद्रोह करके कैबिनेट से पहले इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट विस्तार से पहले। ये एक बड़ी खबर है कि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से पहले ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सचिन पायलट के तरफ से। और ये हमेशा माना जाता रहा है कि गहलोत और सचिन पायलट ग्रुप में खींचातानी चलती रहती थी, लेकिन इस बार सारा मामला आला कमान के हाथ में था। जो नामों पर मोहर लगी वो दिल्ली से लगी। अब पोर्टफोलियो भी बटेंगे तो उस पर भी मोहर दिल्ली से ही लगेगी। तो देखना होगा कि सचिन पायलट इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो कैबिनेट विस्तार से पहले सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट। लगभग 10:30 बजे के वक्त सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो राजस्थान में कैबिनेट विस्तार, ये बड़ी खबर पर लगातार हम आपको हर अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं। गहलोत कई जो नई कैबिनेट होगी, कौन कौन से उसमें चेहरे होंगे, कौन कौन से वो नाम थे, सबसे पहले हमने आपको बताया। किस तरह से हर चीज का ध्यान रखा गया है, किस तरह से जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है और किस तरह से दोनों खेमों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है यहां पर। चाहे सचिन पायलट के करीबी हो या फिर अशोक गहलोत के करीबी हो, सबको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है मंत्रिमंडल में। तो कांग्रेस 2023 के लिए भी पूरी तैयारी करना चाहती है। 2023 में चुनाव है राजस्थान में और ऐसे में ये जो चेहरे होंगे इनके ऊपर काफी दमदार होगा कि किस तरह से ये कांग्रेस की छवि को, कांग्रेस के काम को आगे लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी चीजें हैं, अंदरूनी जो खींचतान नजर आ रही थी वो अब नजर ना आए। तो कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की शकुंतला रावत से। क्या कुछ कहा शकुंतला रावत ने, सुनिए। हमारे साथ है, गहलोत कैबिनेट का विस्तार हो गया है और वो उसमें शामिल हैं। शकुंतला जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज इंडिया की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पूरे मीडिया कर्मियों का, भाइयों का, कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगी। अभी हम कह रहे हैं शकुंतला रावत जी और थोड़ी देर बाद हम कहेंगे मंत्री शकुंतला रावत जी। तो आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ विजन रहने वाला है आपका? बिल्कुल, राजस्थान की जनता का अच्छा काम करें। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो ऐसी योजनाएं हर आदमी हर वर्ग को टच करने वाली योजनाएं, उन योजनाओं को जनता तक ले जाने का हम काम करें। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं का कोटा बढ़ना चाहिए और राजस्थान से वो संदेश देने की कोशिश की गई है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जब भारत सरकार में सरकार थी तभी महिला आरक्षण दिया गया था। जब ही से चाहे पंचायत राज में प्रधान बनी, सरपंच बनी, पंचायत समिति मेंबर बनी, ये सब महिलाएं जो आगे आई है, मेयर बनना और एमएलए तक पहुंची है, धीरे धीरे नींव एक मजबूत होती है। ये सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अच्छा, जब से लिस्ट आई है तब से ये बातें जरूर उठ रही कि सारे समीकरणों को साध कर रखा गया है और आप भी गुर्जर समाज से आती हैं। जो भी है, सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्णय लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसमें अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुभकामनाएं। तो शकुंतला रावत जी हमारे साथ मौजूद थी जो कि कैबिनेट में शामिल हुई हैं। तो आने वाले वक्त में अब इनको मंत्री शकुंतला रावत कहा जाएगा
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, कार्यकर्ताओं में शोध, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश आप देख सकते हैं कितना है। फिलहाल कैमरामैन आकाश के साथ मैं अनुज श्रीवास्तव, जयपुर। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दोपहर 2 बजे बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रियों के नाम पर औपचारिक रूप से मोहर लगेगी। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। तो विस्तार से पहले ये बैठक होने वाली है। 15 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। तो उससे पहले जयपुर में राजस्थान कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है वो दोपहर 2 बजे होगी। हो सकता है इस बैठक में पोर्टफोलियो पर भी चर्चा हो। मंत्रियों के नाम पर मोहर लगेगी। औपचारिक रूप से 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। तो उससे पहले शपथ ग्रहण से पहले राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। तमाम जो पहलू है उन पर चर्चा की जाएगी। पीसीसी ऑफिस में आज 2 बजे ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 15 विधायक और मंत्री लेंगे मंत्री पद की शपथ। और हमारे जो सहयोगी हैं जो जयपुर से लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना हमारे साथ जुड़ गई हैं राजभवन के सामने से, जयपुर से। सीधा अर्चना का पहले रुख करते हैं। अर्चना, क्या माहौल है इस वक्त? सियासी तापमान कैसा है जयपुर का? इस वक्त यहाँ पर सियासी तापमान तो चढ़ना तय है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे रमन, हालांकि अभी कुछ ठंडक जरूर है यहाँ पे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे के बाद हलचल तेज होगी। 4 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। पूरे मंत्रिमंडल का कर इस्तीफा ले लिया गया है गहलोत की तरफ से, और कल से ही ये सारी राजनीतिक हलचलें राजस्थान में तेज हो गई थी। बल्कि हम कहें शुक्रवार से हलचलें तेज हो गई थी जब 3 मंत्रियों ने, राजस्व, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी सोनिया गांधी को। उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी और कल उसके बाद गहलोत ने कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई। इस बैठक को बुलाने के बाद उन्होंने सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इससे पहले 3 मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश के बाद मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री थे मंत्रिपरिषद में, और 30 मंत्रियों की जगह है क्योंकि 200 विधायक हैं कांग्रेस के। 15 आज शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, वापस आएंगे आपके पास। हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज का रुख करते हैं। तो सरफराज, इस बार खींचतान नजर नहीं आएगी, इस बार नाराजगी भी शायद नजर ना आए, क्योंकि हर बात पर मोहर दिल्ली से लगी है। बिल्कुल रमन, आपने ठीक कहा। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। आज 15 नए मंत्री शपथ लेंगे। 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। 2 बजे तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं, वो कांग्रेस दफ्तर में पहुंच जाएंगे और वहां से बस में सवार होकर ये सारे राजभवन पहुंचेंगे नए मंत्री। ये एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। और ये बस से सवार होकर ही राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिस वक्त यहां पर अर्चना सिंह मौजूद है और तमाम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रमन कि गहलोत मंत्रिमंडल में जो 15 नए मंत्री लेंगे उसमें कई समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। यानी दलित चेहरों को भी जगह दी गई है। इसके अलावा जो अलग अलग समुदाय से लोग आते हैं, खासतौर से पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव से देखकर बनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एससी समाज से 4 कैबिनेट बनाए जा रहे हैं, एससी वर्ग से 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। यानी 2023 में जब चुनाव होंगे तो दलित वोटरों को साधने की बहुत बड़ी कोशिश की गई है। और जैसा आपने कहा कि दिल्ली से फैसला हुआ है, तो यही है कि जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में है, पंजाब में है। तो यानी एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। आप ये देखिए कि एससी वर्ग से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिनमें 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। आप जानते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रमेश मीणा, प्रसादी लाल, ये कैबिनेट में जगह मिलेगी। और मुरारी मीणा, अर्जुन वारानिया को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगाइए। वहीं इसके अलावा पूरे समीकरण को, यानी पूरे समीकरण को 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है। और आप जानते हैं रमन कि अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो इस तरीके से राजनीति करते हैं कि उनकी राजनीति को समझना बेहद मुश्किल काम है। क्योंकि 30 मंत्रियों में से 9 मंत्री दलित वर्ग से आएंगे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो समीकरण बनाया गया है किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिनेरियो को देखेंगे, तो अगर सिनेरियो को अगर थोड़ा सा देखेंगे
खास तौर से 4 जिले, जो राजस्थान के 4 जिले हैं, उनमें लॉटरी लगाई गई है। यानी 3 मंत्रियों में से 30 जो मंत्री बनाए जाएंगे अशोक गहलोत कैबिनेट में, उनमें से 24 मंत्री सिर्फ इन 4 जिलों से आते हैं। आप इस बात से अंदाज लगाइए, जिनमें जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, बीकानेर है। ये वो 4 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा अशोक गहलोत मेहरबान रहे हैं और 4 जिले में सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं। अगर मैं खासतौर से जयपुर की अगर मैं बात करूंगा तो जयपुर से आप ये देखिए कि 3 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। प्रताप सिंह है, महेश जोशी है, लालचंद कटारिया है, ये कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं जयपुर से। राजेंद्र यादव राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। वैसे ही अगर भरतपुर का मैं जिक्र करूं तो भरतपुर से भी 4 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2 कैबिनेट है, 2 राज्य मंत्री हैं, जिनमें भजन लाल जाटव, आप जैसे मैंने एससी का जिक्र किया, विश्वेंद्र सिंह को कैबिनेट पे जगह दी गई है, तो सुभाष गर्ग और जाहिदा खान उनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा। यानी मुस्लिम कार्ड भी खेला जा रहा है, गर्ग समुदाय को भी कोशिश की जा रही है साधने की और जाटव समुदाय को भी। वैसे ही दौसा जिले की अगर हम बात करें, जहां से सचिन पायलट है, वहां से 3 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है जो कि उनकी पसंदीदा है। परसादी लाल मीणा, ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो मुरारी मीणा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। बीकानेर की अगर हम बात करें, जहां से अर्जुन मेघवाल सिंह सांसद है, वहां से 3 सदस्यों को इसमें जगह दी जा रही है। यानी 7 जिलों में से एक मंत्री को बनाया जा रहा है और 12 जिले जो राजस्थान के हैं उनको कुछ भी नहीं दिया गया। या इसमें उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, सिरोही है, धौलपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, हनुमानगढ़ है, गंगनहर है, चूरू है, अजमेर और सीकर, इन जिलों को बिल्कुल नदारद किया गया है। यानी 12 जिले से कोई ना राज्य मंत्री बनाया गया है, ना कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो आप इस सिनेरियो को समझिए कि 4 जिलों पर जो विशेष मेहरबानी अशोक गहलोत ने की है या आलाकमान ने की है, इससे यही एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि 2023 में जो चुनाव होंगे वो बहुत होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो 12 जिले हैं, इसको थोड़ा सा रमन याद करना और अपने सहयोगियों से भी कहूंगा कि जिन 12 जिलों को नजरअंदाज किया गया है, ये 12 जिले के जो नेता हैं आने वाले वक्त में विरोध कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी मेरे पास आ रही है। तो कुल मिलाकर जो लगातार, यानी जयपुर, भरतपुर, दौसा, बीकानेर, 30 में से 14 मंत्री सिर्फ इन 4 जिलों में होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अशोक गहलोत ने न केवल राजस्थान में पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है, एससी वर्ग को साधने की कोशिश की है, बल्कि आलाकमान के जरिए ये मैसेज उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी देने की कोशिश की है, उत्तराखंड में भी देने की कोशिश की है, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़ी तादाद में जो हमने लोगों को जगह दी है उससे हमारे जो तमाम पार्टी के नेता हैं, आलाकमान है, वो ये जानते हैं कि हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। और ये राजनीति में सब जानते हैं कि अशोक गहलोत का कद क्या है, क्योंकि रमन लंबे वक्त से आप भी कांग्रेस को कवर करते रहे हैं और मैं भी लगभग 1.5 दशक से ज्यादा कांग्रेस को कवर करता रहा हूं। तो तमाम जो सियासी दांव पेच है कांग्रेस के, अशोक गहलोत चूंकि सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, बेहद भरोसेमंद चेहरे हैं और जब जब भी जरूरत पड़ती है तो सोनिया गांधी उनसे मशवरा जरूर करती हैं। और कल जब वो एक कार्यक्रम में थे, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उनके चेहरे पर जो भाव था, वो बार बार जिक्र कर रहे थे अजय माकन की तरफ की, अजय माकन के पिटारे में क्या होगा, कल इंतजार कीजिए। तो इस बात से तय है कि एक बार फिर से अशोक गहलोत की जो रणनीति थी कांग्रेस में वो बहुत कामयाब हुई है और उन्होंने अपने चेहरे की खुशी से वो सब जाहिर भी किया। अजय माकन को आप जानते हैं, दिल्ली से आते हैं, युवा हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, उनको वहां का प्रभारी बनाया गया है। तो ये तमाम जो सिनेरियो हो वो आगे कई राज्यों के चुनाव को देखकर बनाया गया है। रमन, हाँ बिल्कुल सरफराज, वापस आएंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए और सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां अर्चना मौजूद है। तो अर्चना, सारे समीकरण साधने की तो कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ा समीकरण यह है जो कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं कि गहलोत और पायलट के बीच की जो खींचतान है वो सीधा नजर आती थी, सबके सामने नजर आती थी और कांग्रेस के लिए किरकिरी बन जाती थी। क्या ये समीकरण सदा है? कोशिश जरूर की गई है रमन इसकी। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की, जब दिल्ली गए थे उसके बाद इनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी
अजय माकन, वेणुगोपाल से भी हुई और उसके बाद ही लगभग तय हो गया था कि एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि 2023 के चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए कांग्रेस कोई रिस्क नहीं ले सकती, एक गुट को नाराज नहीं रख सकती, क्योंकि उसका असर आने वाले चुनावों में पार्टी को भुगतना होगा। और सोनिया गांधी से इस मुलाकात के बाद ही ये रास्ता निकाला गया, तय किया गया कि आला कमान फैसला करेगा और जो सचिन पायलट के करीबी लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और ये कहा जाए ये पूरी कवायद उसी की है। हालांकि कहा यह गया कि एक व्यक्ति एक पद के आधार पर इस्तीफा लिया गया है और इसीलिए चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, राजस्व मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें प्रभारी बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मकसद था सचिन पायलट गुट को साधना, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी कुछ हाल की ही बात है, दलित कहा, सचिन पायलट खुद कह रहे थे कि दलित नाराज है अशोक गहलोत से, वो लगातार ये बात कह रहे थे और वो कह रहे थे कि दलितों को जगह नहीं दी गई है कैबिनेट पे, इसीलिए शायद इस बात का ध्यान रखा गया है। जिस तरह से सरफराज भी कह रहे थे 5 SC कैंडिडेट को बनाया जाएगा, जो विधायक है उनको मंत्री बनाया जाएगा, जगह दी गई है SC ST को, यानी साधने की समीकरण राजनीतिक भी और जातीय भी पूरा समीकरण साधने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बात सही है जो सरफराज कह रहे थे कि 12 ऐसे जिले हैं जहां के विधायकों को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है और कई ऐसे जिले हैं, लगभग 4 ऐसे जिले हैं जहां से 24 तकरीबन विधायक आ रहे हैं। तो ये एक नाराजगी की वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज सबकी नजरें इस राजभवन में हैं, जहां 4 बजे शुरू हो जाएगा सिलसिला मंत्रियों के आने का, शपथ ग्रहण समारोह में यही केंद्र है हर जगह का। यहां से थोड़ी दूर में सचिन पायलट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका घर यहां से बामुश्किल 150 से 200 मीटर दूरी पर होगा, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब काफी कुछ चीजें साफ होंगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो क्या कहते हैं, क्योंकि सबकी नजर इसी बात पे है कि क्या सचिन पायलट संतुष्ट हुए हैं जिस तरह से 2020 में उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, उससे हटाया गया था। क्या अब जो समीकरण बनाए गए हैं, जो अशोक गहलोत ने तय किए हैं, या कहें जो आला कमान, कांग्रेस आला कमान की तरफ से तय किए गए, क्या उसके बाद अब दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो खत्म होंगी? ये राजभवन है और राजभवन से जब आप सीधी वाली सड़क देख रहे हैं, इधर की तरफ आप जाएंगे तो आगे CM हाउस पड़ता है और उसके बाद अगर इस टर्न से आप जाएंगे तो पड़ता है सचिन पायलट का घर, यानी सब कुछ आस पास है, कोई दूरी नहीं है, लेकिन दिलों की दूरी ज्यादा थी। तो आज अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सचिन पायलट की तो काफी चीजें साफ होंगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण है 15 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, आपने बड़ी खूबसूरती से ये घरों की नजदीकी और दिलों की दूरी के बारे में बात की। लेकिन एक और चीज आपसे मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जब भी ये टकराहट सामने आती है तो ऑपरेशन लोटस का जो शगुफा होता है वो राजस्थान की राजनीति में सामने आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी कोने में बैठी होती है और कहा जाता है कि ये दोनों लड़े तो ऑपरेशन लोटस चलाया जाए राजस्थान में। लेकिन लगता है आज के बाद अब 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ये शगुफा नहीं छोड़ पाएगी राजस्थान में। रमन, यहाँ पर उम्मीद कम है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होता तो बहुत पहले ही हो गया होता। कहा जाता है वसुंधरा राजे खुद इस बात के लिए राजी नहीं है, वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो पार्टी से नाराज है, गुट नाराज है, जिसका नतीजा उपचुनाव में भी देखने को मिला। बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किलें हैं यहाँ पर, उसकी अपनी अंदरूनी खींचतान ही खत्म नहीं हो रही। और अभी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, तब भी इस बात को लेकर जो राजस्थान के प्रभारी हैं उनसे सवाल पूछा गया है, उनको कहा गया है कि क्यों ऐसे नतीजे आए इस बात को बताएं। तो यहाँ पर बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह से परेशान है। दूसरी बात, मेजॉरिटी क्लियर है अशोक गहलोत की, कोई बड़ी चुनौती उनके सामने है नहीं। ये मंत्रिमंडल का फेरबदल है, बस इसी तरह से इसको ले सकते हैं, इसमें बीजेपी के लिए कुछ खास है नहीं। इसीलिए जो ऑपरेशन लोटस है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कुछ होना होता तो ये उस वक्त हो गया होता जब सचिन पायलट ने बगावती रुख अपनाया था, जब उनको उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था। लेकिन बीजेपी ने उस दौरान भी कुछ नहीं किया। तो आप समझिए कि बीजेपी की अंदरूनी कलह, बीजेपी की आंतरिक परेशानियां कितनी ज्यादा है कि वो मौके का फायदा नहीं उठा पाई और कांग्रेस अपनी सरकार चला रही है। लेकिन 2023 की चुनौती जी, 5 साल जब आप सरकार में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है, और दूसरी बात अगर आपकी अंदरूनी लड़ाई हो तो वो आपके लिए बिल्कुल बड़ी बिल्कुल अर्चना, और एकजुट नजर आना बेहद जरूरी है चुनाव से पहले। और सीधा सरफराज का रुख करते हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, अशोक गहलोत जिन्हें जादूगर के नाम से जाना जाता है, दरअसल ये जादूगर नाम उन्हें इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पिता पेशे से जादूगर थे, लेकिन अशोक गहलोत ने हर बार साबित किया कि वो राजनीति के जादूगर हैं। बिल्कुल रमन, आपने ठीक कहा
कि वो राजनीति के जादूगर हैं, उनसे अगर कोई एक बार मिलता है तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे अपने ही हैं। उनके बात करने का तरीका, तौर तरीके बहुत है, और ये भी जानते हैं कि वो राजनीति के इतने ज्यादा माहिर खिलाड़ी हैं कि जब वो गोटियां सेट करते हैं उनके विरोधी दूर दूर तक नहीं टिक पाते। और ये हम पिछले काफी दिनों से देखते भी रहे रमन। और जो कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं वो बाखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से उनका कद है या काम करने का तरीका है, वो मुस्कुराकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में जो नाराज थे उनको 15 को अपना सचिव बना लिया, जो विधायक नाराज हैं, और उनमें से 7 को अपना सलाहकार बना रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगाइए कि 22 जो विधायक हैं उनको अलग अलग पद दिया जाएगा। आप सोचिए कि 15 संसदीय सचिव बनाए जा रहे हैं जो नाराज हो रहे थे, ये 7 को सलाहकार होंगे, और ऐसे में यानी नई कैबिनेट में आदिवासी समुदाय को भी जोड़ा हुआ है, में 3 महिलाओं को भी जगह दी जा रही है। यानी पहली बार राजस्थान की कैबिनेट में 4 एससी मंत्रियों को जगह दी जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो सचिन पायलट लगातार जिक्र कर रहे थे कि बड़ी तादाद में वहां के लोग नाराज थे, उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। और दूसरा ये कि पूरे जो चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जगह दी जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इसमें एक और खास बात यह है कि मुस्लिम चेहरे को भी जगह दी गई है। आपको याद होगा कि तैयब हुसैन साहब, उनकी बेटी है जाहिदा खान, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तीनों ही सरकारों में बड़े ओहदे संभाल चुके हैं। उनकी बेटी को मुस्लिम कोटे में एक मंत्री की जगह दी गई। हालांकि शाने साहब वहां पर अभी मंत्री थे। तो ऐसे में ये जो तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है अशोक गहलोत की तरफ से, ये एक बड़ा मैसेज दिया गया है। और उसके जरिए वो आगे की जो राजनीति है, जो आगे के चुनाव होंगे, वो होगा। क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल सरफराज, अब तस्वीरें आने लगी है, सीधा लेकर चलते हैं आपको जयपुर, जहां से सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आने लगी हैं, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है। और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंच सज चुका है। ये तस्वीरें जो कि थोड़ी देर के बाद जहां पर सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये उनके घर की तस्वीर है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारे हैं, अपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है, लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी। और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझकर ये निर्णय एआईसीसी ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था, और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी, और हम 20-21 की संख्या से हाफ ए मार्क पर पहुँचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है। अभी उपचुनाव में भी बहुत बुरी तरह राजस्थान में बीजेपी हारी है, 3rd और 4th जगह पर वो आए हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं। तो हमारा ध्येय यही है
कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों की जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसाय को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जो हम लोगों का आने वाले समय में जो वर्किंग है वो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम सब मिलकर भाजपा के जो कुकर्म हैं वो जनता के सामने लेकर जाएं। और ये वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मज़ा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। आने वाले समय में और भी, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी वर्कर्स हैं, उनको प्रोमिनेंस मिले, उनकी भागीदारी बढ़े। अभी निगम हैं, बोर्ड हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनेंगे, एडवाइजर्स टू सीएम अपॉइंट किए जाएंगे। तो सब लोगों को साथ लेकर हर वर्ग को, अब महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है सरकार के अंदर, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय बात है। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 40% टिकट महिलाओं को देने जा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना बड़ा ऐलान करना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसी का रिफ्लेक्शन हम राजस्थान में देखा है कि यहाँ महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को मौका दिया है, अनुभवी लोगों को मौका दिया है और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन मिलाकर पूरे प्रदेश में समझता हूँ एक नए स्वरूप से सरकार का जो ढांचा तैयार किया गया है, उससे आने वाले समय में इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। अर्चना, करुण, दीपक, वक्त हो चला है न्यूज इंडिया पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।